हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके ही यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास में हमारा जो देश है भारत, प्यारा भारत, इसके नामकरण के कैसे कैसे भारत देश का नाम रखा गया, भारत का नामकरण कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, और के कहाँ से स्रोत मिलते हैं भारत के नाम रखने के, किस देश ने, ये यात्री ने क्या नाम रखा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला स्रोत कहाँ से मिला है, तो दोस्तों ये सब जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। लगभग भारत के जितने भी नाम हैं, लगभग सभी नाम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो अंत तक देखिए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। आज पता लगेगा कि भारत का नाम कब रखा गया, किसी ने भारत नाम रखा, हिंदुस्तान किसी ने कहा। ठीक है दोस्तों, और भारत के इनके अलग कितने ही नाम हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के अंदर यही सब है, भारत के नामकरण से संबंधित तथ्य। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो दोस्तों अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए। और जो हमारे चैनल पर नए दोस्त साथी बड़े भाई आए हैं, वे सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है, प्राचीन भारत में भारत का नामकरण। ठीक है दोस्तों, तो हमारे टॉपिक का क्या नाम है, भारत का नामकरण। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है, भारत का नामकरण। ठीक है, हमारे देश का नाम भारत है और इसका नाम भारत कैसे पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम ये जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट पहला ये है कि जन समुदाय की दृष्टि से, ठीक है, जन समुदाय की दृष्टि से भारत नाम, ठीक है, भारत नाम सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। पहली बात, एक भूभाग के रूप में भारतवर्ष शब्द सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ठीक है दोस्तों, देखिए भारतवर्ष जो शब्द है ये कहाँ मिलता है, सबसे पहले ये खारवेल का जो हाथी गुफा लेख है ना, यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और कब, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, भारतवर्ष अर्थात भारतों का वर्ष। ठीक है, भारतों का वर्ष। अशोक के अभिलेखों में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनमें क्या मिलता है नाम, भारत का जम्बूद्वीप। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि भारत के इतिहास में जो अशोक के शिलालेख हैं महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि भारत का जो इतिहास लेखन है वह बहुत ही बड़ा स्रोत अशोक के अभिलेख है। ठीक है दोस्तों, तो उनके अभिलेखों में क्या मिला है, भारत का नाम जम्बूद्वीप। ठीक है, और क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ से जम्बू नाम वृक्ष की उपलब्धता ज़्यादा थी। ठीक है, उसी के कारण मिला है। ठीक है, चलिए देखते हैं, जम्बू नामक वृक्ष की उपलब्धता के कारण इसे जम्बूद्वीप कहा गया। ठीक है, और इसका क्या स्रोत है, यह प्रथम गौण शिलालेख। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसे कहा गया जम्बूद्वीप, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्या थे, जम्बू वृक्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला स्टेटमेंट। सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र के लिए पारसियों मतलब ईरानियों ने, ईरान देश। ठीक है, तो सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र के लिए पारसियों ने फारसी भाषा में हिंदू शब्द का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो ये सबसे पहले किया है ईरानियों ने, फारसियों ने। ठीक है, अरबी लोगों ने इस क्षेत्र को अल हिंद कहा है। ठीक है दोस्तों, अरबियों ने क्या कहा, अरबी का मतलब अरब देश के जो लोग हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अल हिंद बोला है ने अरबियों ने। ठीक है, तुर्क मुसलमानों ने हिंदुस्तान, ठीक है दोस्तों, तुर्क मुसलमानों ने क्या कहा है, हिंदुस्तान, और उनकी भाषा को हिंदवी नाम दिया। ठीक है, और हिंदवी आपको पता है उर्दू को भी कहते हैं। ठीक है, उर्दू को भी कहते हैं, और हिंदुस्तान मुसलमानों ने कहा और उनकी भाषा को हिंदवी कहा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अब यहाँ तक बात हो गई, ईरानियों ने भारत को क्या कहा, हिंदू कहा। ठीक है, अरबियों ने क्या कहा, अल हिंद कहा, और तुर्क मुसलमानों ने क्या कहा, हिंदुस्तान, और उनकी भाषा को हिंदी। ठीक है दोस्तों, खारवेल में क्या मिलता है, भारतवर्ष मिलता है, और ऋग्वेद में भरत मिलता है।
और जो अशोक के अभिलेख है उनमें जम्बो द्वीप मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने इतना समझ लिया। आगे देखिए, हिंदुस्तान नाम का प्राचीनतम प्रयोग। ठीक है दोस्तों, प्राचीनतम मतलब जो सबसे प्राचीन हो सकता है, प्राचीनतम। 262 ईस्वी में उत्कीर्ण सासानीय, ठीक है, सासानीय ईरानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम। ठीक है दोस्तों, ये लेख का नाम है नक्श ए रुस्तम। ठीक है, अब हिंदुस्तान का जो नाम है वो प्राचीनतम कहाँ मिलता है, वो मिलता है सासानीय शासक, ईरान का शासक है। सासानीय एक जगह है ईरान में, वहाँ का शासक था शाहपुर प्रथम। ठीक है, और उसका एक लेख था नक्श ए रुस्तम। ठीक है, तो ये जो हिंदुस्तान है वहाँ मिलता है। ठीक है दोस्तों, 262 ईस्वी में उत्कीर्ण हुआ। ठीक है, यह लेख ईरानी, पहलवी तथा ग्रीक यूनानी भाषा में है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ईरानी भाषा में, पहलवी भाषा में तथा ग्रीन यूनानी भाषा में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 भाषाएं हैं और इन 3 भाषाओं में ये हिंदुस्तान है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अब तक हमने यहाँ तक देख लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आगे। आगे है, एक प्रदेश के रूप में भारत। ठीक है दोस्तों, भारत की बात आ गई है। एक प्रदेश के रूप में भारत प्रथम सुनिश्चित उल्लेख पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, ठीक है, में मिलता है। ठीक है, तो भारत का सर्वप्रथम नाम कहाँ मिलता है, सुनिश्चित उल्लेख रूप से पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी। ठीक है, और पाणिनि संस्कृत के जनक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो अष्टाध्यायी है ये संस्कृत की क्या है, व्याकरण की पुस्तक। ठीक है दोस्तों, और इसका समय क्या है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या मिलता है, इसमें एक राज्य के रूप में, ठीक है, प्रदेश के रूप में भारत का नाम पहली बार मिलता है। ठीक है, यह तत्कालिक जनपदों में से एक जनपद था। ठीक है दोस्तों, तो भारत एक क्या था, एक जनपद था। जितने भी उस समय जनपद थे उनमें से एक जनपद भारत था। ठीक है, और एक प्रदेश के रूप में भी मिलता है। ठीक है, एक प्रदेश के रूप में प्रथम, भारत का प्रथम सुनिश्चित उल्लेखनीय पाणिनि की पुस्तक में मिलता है। ठीक है, और यह तत्कालिक जनपद में से एक जनपद था। जनपद मतलब जिला। ठीक है दोस्तों, तो भारत का सर्वप्रथम कहाँ से मिल रहा है, पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक में। ठीक है दोस्तों, और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फारसी में हिंदू, ठीक है दोस्तों, यूनानी में इंडोस, हिब्रू में होडू, लैटिन में इंडस, चीनी भाषा में तिएनचू शब्द सिंधु शब्द के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, देखो ये जो शब्द अभी मैंने बोला, जैसे हिंदू हो गया, इंडोस हो गया, होडू हो गया, इंडस हो गया, तिएनचू हो गया, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, सिंधु के लिए, सिंधु। ठीक है, प्रयुक्त का मतलब पर्यायवाची शब्द हो गए हैं, मतलब ये मान सकते हैं आप। ठीक है, तो पारसी भाषा में सिंधु को क्या कह रहे हैं, हिंदू कह रहे हैं। यूनानी में क्या कह रहे हैं, सिंधु को इंडोस कह रहे हैं। ठीक है, हिब्रू में क्या कह रहे हैं, होडू, और सिंधु को लैटिन में क्या कह रहे हैं, इंडस। ठीक है, और चीनी भाषा में तिएनचू। ठीक है, ये शब्द सिंधु शब्द के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, उस समय के लेखकों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। यूनानियों ने इस देश को इंडिया नाम दिया। ठीक है, अब देखिए इंडिया किसने दिया है नाम, यूनानियों ने। ठीक है दोस्तों, यूनानियों ने, और वो व्यक्ति कौन था, सर्वप्रथम हेरोडोटस। ठीक है, और हेरोडोटस कौन है दोस्तों, इतिहास का जनक। ठीक है, इतिहास का जनक है हेरोडोटस, इनकी पुस्तक है हिस्टोरी का। ठीक है, उसमें यूनानियों मतलब यूनानी था एक, उसमें भारत को क्या नाम दिया है, भारत देश को इंडिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, जब आर्य भारत आए तो इनके निवास स्थान को सप्त सिंधु कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो सप्त सिंधु कहा गया जब आर्य भारत में आए, और जब वहाँ आकर रहने लगे, तो जहाँ आकर रहने लगे, बस गए, उस जगह को क्या कहा, सप्त सिंधु। ठीक है, इसमें पंजाब, सिंध, अफ़गानिस्तान का क्षेत्र सम्मिलित था। ठीक है दोस्तों, इसमें पंजाब, सिंध और अफ़गानिस्तान का क्षेत्र मिला हुआ था। ठीक है, इन तीनों से मिलकर क्या बन रहा था, सप्त सिंधु, जहाँ ऋग्वेद की रचना हुई। ठीक है, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई, सप्त सिंधु में हुई। ठीक है, सप्त सिंधु
स्थान पर हुई, ठीक है। और वो सप्त सिंधु स्थान क्या है, पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान, ठीक है। ये तीनों को मिलाकर वह जगह बन रही है जहाँ आर्य आए और उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। और फिर क्या किया उन्होंने, सप्त सिंधु उसका नाम रखा गया, ठीक है। इतिहास को रखकर वहाँ पर क्या ऋग्वेद की रचना हुई, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया आपकी। चलिए अब हम चलते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं इसमें मनुस्मृति में सरस्वती, द्रस्वती नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मव्रत, ठीक है। एक तो सरस्वती नदी और एक है द्रस्वती, ठीक है। ये दो नदियाँ हैं, इनके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ब्रह्मव्रत, ठीक है। जैसे गंगा यमुना के क्षेत्र को कहते हैं दोआब, ठीक है। और यहाँ भी आगे हम देखते हैं गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को क्या कहते हैं, ब्रह्म ऋषि कहा गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोआब किसे कहते हैं, दोआब कहते हैं जो दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहते हैं, ठीक है। दो मैंने दो, आब मैंने नदियाँ, ठीक है। ये बोलते हैं कि दो आब के बीच का जो जगह है, जैसे गंगा और यमुना, ठीक है, इस तरह आप मान सकते हैं। हम कहाँ रह रहे हैं, हम दोआब में रह रहे हैं, ठीक है। हमारे पश्चिम तरफ क्या है, हमारे पश्चिम तरफ है यमुना और हमारे पूर्व साइड गंगा, ठीक है। तो हम बीच में रह रहे हैं। तो गंगा यमुना दोआब को क्या कहा, ब्रह्म ऋषि, ठीक है। और सरस्वती और द्रस्वती नदियों के बीच को क्या कहा, ब्रह्मव्रत, ठीक है। चलिए ये मनुस्मृति के अनुसार है, ठीक है दोस्तों। मनुस्मृति में पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक तथा हिमालय से लेकर विंध्याचल के बीच के भाग को आर्यव्रत कहा गया, ठीक है दोस्तों। मनुस्मृति में एक आ गया कि पूर्वी समुद्र से लेकर, ठीक है दोस्तों, पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक, हिमालय से लेकर विंध्याचल के बीच के भाग को आर्यव्रत कहा गया, ठीक है। राजशेखर, ये संस्कृत के कवि है दोस्तों। राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी नर्मदा नदी के उत्तर भाग को आर्यव्रत कहा गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। सन 1982 ईस्वी में एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखित पुस्तक हुडुड अल आलम, ठीक है, हुडुड अल आलम में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक पुस्तक है, उसके लेखक का पता नहीं है, अज्ञात लेखक है कि किसी ने लिखी वो पुस्तक है हुडुड अल आलम, ठीक है। और ये लिखी गई है 1982 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। अब इसके लेखक का तो पता नहीं है, लेकिन इस किताब में क्या मिला है दोस्तों, इस किताब में मिला है कि हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया गया है, ठीक है, ना कि भारत के लिए, पूरे भारतीय महाद्वीप के लिए किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर अब हम। और आगे है चीनी यात्रियों में, ठीक है दोस्तों, पढ़ेंगे। चीनी यात्रियों में सर्वप्रथम झांग कियांग, ठीक है, झांग कियान ने सिंधु नदी के निचले भाग को सेनदू, ठीक है, नाम दिया। कालांतर में हेन सांग ने भारत के लिए तियंचू, ठीक है, तथा इंतु शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है दोस्तों। और इत्सिंग ने भारत के लिए आर्य देश तथा ब्रह्मराष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है दोस्तों। चलिए समझते हैं ऐसे, मतलब कि जो चीनी यात्री थे, सर्वप्रथम सबसे पहले जो चीनी यात्री थे, ठीक है, झांग कियांग, ठीक है, जिसे हविंग सांग भी बोलते हैं, ठीक है, ने सिंधु नदी के निचले भाग को क्या कहा, सेनदू नाम दिया, ठीक है, सेनदू। और उसके बाद जब मैं आए हवेन सांग आए, मतलब ये फान सांग, ठीक है, फ्यान, ठीक है। अब देखिए हवेन सांग को देखिए, हवेन सांग कब आया, हवेन सांग आया हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है दोस्तों। और ये फायान, ठीक है, ये जो है ना झायान, ये फायान, ठीक है, चीनी यात्रियों में फायान, ठीक है, सेनतु। अब देखिए इसने जो हवेन सांग है, इसने तियंचू और इंतु शब्दों का प्रयोग किया भारत के लिए, ठीक है। इसके बाद इत्सिंग आई, भारत के लिए आर्य देश और ब्रह्मराष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है दोस्तों। देखिए पहले चीनी यात्री फायान आया, फिर हवेन सांग आया, फिर इत्सिंग आया, ठीक है। फायान ने क्या कहा, फायान ने सेनदू, हवेन सांग ने तियंचू और इंतु,
और सिंह ने आर्य देश और ब्रह्मराष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया भारत के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देख लेते हैं लास्ट पॉइंट। हिंद कुश पर्वत को यूनानी लेखकों ने पेरापेनिसस, ठीक है, हिंद कुश पर्वत को यूनानी लेखकों ने पेरापेनिस, ठीक है, पेनिसस, ठीक है, वह इंडियन काकेसस कहा। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत की बात चल रही है दोस्तों, और यूनानी लेखकों ने कहा है पेरापेनिसस व इंडियन काकेसस। ठीक है, चीनी यात्रियों ने हिमालय पर्वत को क्या कहा है, सुंगलिन। ठीक है, सुंगलिन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था भारत का कैसे कैसे नामकरण हुआ। ठीक है, जो विदेशी यात्री है उन्होंने क्या कहा। ठीक है दोस्तों, किस ग्रंथ में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से भारत का नामकरण हुआ। ठीक है, और इंडिया किसने कहा, यूनानियों ने कहा पहली बार इंडिया। और भारत जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, भारत का सर्वप्रथम प्रयोग पाणिनि, ठीक है, पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो जो भारत का वर्तमान नाम है वो भारत के ही ग्रंथ से, ठीक है, जो पाणिनि संस्कृत के जनक थे वहाँ से मिलता है। और जो इंडिया है, इंडिया मिलता है यूनानियों द्वारा। ठीक है दोस्तों, इंडिया ये दिया था हेरोडोटस ने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई टॉपिक पर इसी तरह इतिहास के। तब तक के लिए धन्यवाद, चलिए नमस्कार।